शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने अरनिया सेक्टर में ड्रोन को देखा और इसके बाद बीएसएफ जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और फिर ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तानी सीमा की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। ड्रोन के संचालकों ने इसे वापस पाकिस्तान की ओर खींच लिया। इसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। बीएसएफ सैनिकों ने अरनिया सेक्टर में 200 मीटर की दूरी पर एक टिमटिमाती लाल बत्ती देखी। सतर्क सैनिकों ने अपनी स्थिति से लाल बत्ती की ओर गोलीबारी की। इससे पहले भी आपको बता दें, जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर अरनिया सेक्टर के पास ड्रोन देखा गया है। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर लगे हैं और इसके बाद आपको याद होगा, हाल ही में जम्मू एयरबेस पर जिस तरह की घटना दिखाई दी थी, उसके बाद से लगातार ये मामला गर्माता जा रहा है और इस पर कई एक्सपर्ट्स ने भी सवाल खड़े किए हैं कि अगर ड्रोन इस तरह से दिखाई दे रहा है एयरबेस के नजदीक, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के पास, तो उसे लेकर भारत के पास एक कारगर रणनीति होनी चाहिए। लेकिन क्या मकसद है इन घटनाओं का, इसे किस तरह से फोर्सेस देख रही हैं, रक्षा विभाग देख रहा है, ये एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। ड्रोन की ये साजिश तारीख के हिसाब से भी आपको हम दिखा रहे हैं। 28 जून को भी देखिए कालूचक और रत्नुचक में ड्रोन देखे गए थे। 29 जून को भी जम्मू के सैन्य प्रतिष्ठानों के पास 3 ड्रोन दिखाई दिए थे और इसीलिए ये इस वक्त चिंता की बात बना हुआ है। 30 जून को भी बिरान साहब, कालूचक, कुंजवानी में ड्रोन्स की हरकत देखी गई थी और इसीलिए इसके पीछे मकसद क्या है, ये सवाल बना हुआ है। जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग 2 जुलाई की यह घटना। 13 जुलाई को भी देखिए अरनिया में फायरिंग के बाद ड्रोन भागा, जो ये घटना अभी हाल ही में सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि वापस ये पाकिस्तान की तरफ जो सीमा लगती है वहां पर जाते हुए आखिरी बार इन्हें देखा गया। बॉर्डर पर भेजे गए जो ड्रोन है, 30 महीनों में 3000 ऐसी घटनाएं हुई है, 3000 बार ऐसा हुआ है और इसीलिए ये इस वक्त सुरक्षा विभाग के लिए भी एक बड़ी चिंता की वजह यहां पर बना हुआ है। लेकिन आइए आपको इस पर और किस तरह के रिएक्शंस दिख रहे हैं वो सुनवाते हैं। चलिए हम पहले इस वक्त सुनील जी भट्ट का रुख कर लेते हैं। सुनील, जो ये घटना एक बार फिर दिखाई दे रही है, इसको किस तरह से अभी वहां पर प्रशासन, फोर्सेस ले रही हैं, इसके बारे में क्या और जानकारी आप तक पहुंची है? बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि जो समूचा इलाका है वहां पर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है, काफी संवेदनशील इलाका है, वहां पर गहन छानबीन चल रही है। लेकिन फिलहाल जो बीएसएफ के जवान हैं उनके हाथ में कोई चीज हासिल नहीं हुई है। लेकिन ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि कल देर रात जो है एक संदिग्ध ड्रोन जो है वो देखा गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास। बीएसएफ के जो जवान मुस्तैद थे वहां पर, उन्हें तुरंत उस पर फायरिंग की, लेकिन थोड़ी ही देर में वो जो ड्रोन है वहां से ओझल हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि वो जो ड्रोन था उसको कोई पाकिस्तान से संचालित कर रहा था और बाद में उस संचालक ने उसको ड्रोन को वापस कर लिया। फिलहाल इस बात का पता नहीं लग पाया है कि क्या इस ड्रोन को जासूसी के लिए भेजा गया था या हथियारों की तस्करी के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है, पिछले 2 वर्षों से देखा है हमने कि किस प्रकार पाकिस्तान ने ड्रोन का प्रयोग जो है जम्मू कश्मीर में हथियार भेजने के लिए किया है, ड्रग्स भेजने के लिए किया है और अभी कुछ ही हफ्ते पहले जो है ड्रोन का प्रयोग जो है आतंकवादियों ने जम्मू में स्थित वायुसेना के स्टेशन पर हमला करने के लिए भी किया था। तो इसीलिए ये काफी चिंता का विषय है। जब से वायुसेना स्टेशन पर हमला हुआ है तब से जो है सुरक्षा का रिव्यू किया जा रहा है, जितने भी जो मुख्य तरह सैन्य ठिकाने हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो, दोनों जो स्थान है काफी संवेदनशील इलाके हैं। हमेशा यहाँ पर चौकसी रहती है। अब यहाँ पर हाई अलर्ट भी है, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा सकती है। तो जो अलर्ट साउंड किया गया है, इसी के तहत वहां पर मुस्तैद जो बीएसएफ जवान थे कल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास, जैसे ही उन्होंने लाल बत्ती जो देखी हवा में, जो कि कहा जा रहा है कि ड्रोन ही है, उस पर तुरंत फायरिंग की। लेकिन जैसा कि पहले भी हो चुका है कि ड्रोन वहां से गायब हो गया। तो इस चीज को सुरक्षा एजेंसियों को देखना होगा कि ड्रोन के खिलाफ अब कैसी रणनीति अपनाई जाए। और ये इस वक्त मांग भी है। फिलहाल शुक्रिया सुनील आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल इस पर क्या कह रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। कल रात अरनिया सेक्टर में फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। साफ तौर पे पाकिस्तान की डेस्परेशन नजर आ रही है। वो आर्म्स गिराना चाहते हैं, असला गिराना चाहते हैं, ड्रग्स गिराना चाहते हैं, पैसा गिराना चाहते हैं, क्योंकि आतंकवादियों के पास इन सब चीज़ों की बहुत कमी हो गई है। हमको तकरीबन 2 साल का लीड टाइम था। जब तक हम एक सिस्टम नहीं लगाते जिससे हम ड्रोन को तुरंत से डिटेक्ट करके उसको मार नहीं गिरा पाते, इस माफी की हरकतें होती रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको एंगेज किया तो वो वापस
पुलवामा में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। कुल 3 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकवादियों में लश्कर का कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरा भी है। एनकाउंटर पुलवामा के जिला अस्पताल के पास हुआ। 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर आर्मी और सीआरपीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया था। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने इस बड़ी साजिश को नाकाम किया है। कुल 3 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकवादियों में लश्कर का कमांडर एजाज उर्फ अबू हरेरा भी शामिल है। इसीलिए इसे सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। एनकाउंटर पुलवामा के जिला अस्पताल के पास हुआ। सूचना मिली थी यहां पर 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की, जिसके बाद आर्मी और सीआरपीएफ ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना को लेकर राजस्थान से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट कप्पा से संक्रमित 11 मरीज मिले हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया है कि 11 मरीजों में से 4 अलवर के, 4 जयपुर के, 2 बाड़मेर से और 1 भीलवाड़ा से है। उन्होंने बताया कि लिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट दिल्ली स्थित लैब से और 2 की रिपोर्ट जयपुर लैब से जीनोम सीक्वेंसिंग से मिली है। कप्पा डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले मध्यम तरीके का माना जा रहा है। राज्य सरकार ने लोगों से कहा है कि अभी एहतियात बरतें और स्वास्थ्य विभाग की भी इस पर करीबी नजर बनी हुई है। जनसंख्या को काबू करने के लिए लगातार मांग बढ़ती जा रही है। यूपी के बाद अब दूसरे राज्यों से भी इस तरह की मांग उठ रही है। कानून के जरिए इस समस्या से निपटा जाए। साध्वी प्राची ने कहा कि देश की संसद में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून पास होना चाहिए और 2 से अधिक बच्चे होने वाले लोगों की सरकारी सुविधाएं बंद करनी चाहिए। तो वहीं गुजरात में डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा कि देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से आबादी को नियंत्रित करने के लिए नए कानून लागू कर रहे हैं। हम समय आने पर उन सभी का अध्ययन करेंगे। જે વસ્તી નિયંત્રિત રાખે, બધાને વધુ બાળકો પેદા ન કરવા માટે જે સમજાવટ કરવાની થાય, નાનું કુટુંબ સુખી કુટુંબ એ પ્રમાણે પરિવાર નિયોજન કરવાની સમજાવટ કરવાની થાય, આ બધું જ કરવાનો અમારો આરોગ્ય વિભાગ, અમારી સરકાર સતત પ્રયત્ન કરે છે। પણ હવે જ્યારે આખા દેશમાં જુદા જુદા રાજ્યોમાં જુદી જુદી રીતે વસ્તી નિયંત્રિત કરવા માટે રાજ્ય સરકારો જે નવા કાયદા અમલમાં લાવી રહી છે એ બધાનો અભ્યાસ સમય આવે અમે કરીશું અને જરૂરિયાત પ્રમાણે જ્યારે જ્યારે યોગ લાગશે ત્યારે એ અંગે સરકાર આગળ કાર્યવાહી કરશે। 2 बच्चों का कानून हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है। हर राष्ट्रवादी को इसका पालन भी करना चाहिए और ऐसा नहीं कि एक तरफ तो 2 बच्चे होंगे और दूसरी तरफ 5 बीबी 2-2 बच्चों की लाइनें लग जाए। एक व्यक्ति के 2 बच्चे हो, चाहे बीबी कितनी भी हो, वो अलग बात, लेकिन बच्चे उसके 2 ही होने चाहिए। पंजाब में कांग्रेस की मुश्किल सुलझती नजर नहीं आ रही। कल नाराज चल रहे नवजोत सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ कर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। सिद्धू ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी ने उनके हर काम को सराहा और इस पर दिल्ली तक सियासत हुई। प्रदेश प्रभारी हरीश रावत अब भी मामला सुलझाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन विरोधी इस पर तंज कसते दिखाई दे रहे हैं। अरे दोनों नेताओं ने हमारी लीडरशिप से कहा है। उन्होंने लीडरशिप से, अमरिंदर सिंह जी ने तो प्रेस में ही कहा कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा, और सिद्धू जी ने भी लीडरशिप से कहा कि जो आप लोग फैसला करेंगे वो मुझे मान्य होगा। शुक्र है 4.5 साल बीत जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू जी ने सच माना कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को नाकामी का, फेल्यूर का, जर्जरता का, निर्लज्जता का, नालायकी का सर्टिफिकेट दिया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने मैनिफेस्टो का एक भी वादा पूरा नहीं किया।
और ये हम नहीं कह रहे, हम तो काफी समय से कह रहे थे, पंजाब की जनता तो काफी समय से कह रही थी। अब कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, उनके स्टार प्रचारक भी अपनी ही सरकार की नाकामी का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि दूसरी लहर ठीक से गई नहीं और ऐसे में कोरोना को लेकर लापरवाही बरतना, प्रोटोकॉल का पालन न करना जल्द ही तीसरी लहर से सामना करवा सकता है। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। और अब बात करेंगे 21वीं सदी के नए हथियार की। ये ऐसा हथियार है जो एक क्लिक से पूरी बिजली वितरण व्यवस्था को चौपट कर सकता है। अमेरिकन एजेंसीज की नई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हैकर्स का पूरा जोर भारत के साइबर सिस्टम के अंदर एंट्री करने पर है और वो भारत में बड़े हमले की साजिश रच रहा है। जरूरी नहीं कि जंग अब AK-47 राइफल से ही लड़ी जाए। दुश्मन पर हमला ड्रोन से ही किया जाए, आतंक लॉन्च पैड से ही लॉन्च हो, क्योंकि राइफल से ज्यादा घातक अब कंप्यूटर का कीबोर्ड और माउस है। आतंकी बंद कमरों और गुमनामी के बीच साइबर हमलों का जाल बुन रहे हैं। बस एक क्लिक और पावर सिस्टम फेल, मैन्युफैक्चरिंग ठप, खतरनाक क्षमताओं वाले संयंत्र बेकाबू। एक क्लिक से सब कुछ तहस नहस करने का ये प्लान पाकिस्तानी है। अमेरिका की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लुमेन टेक्नोलॉजी की ब्लैक लोटस लैब्स में सुरक्षा विशेषज्ञों ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है और कई तरह के साइबर हमलों को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में बैठे हैकरों ने भारत की बिजली का वितरण करने वाले सिस्टम को दर्जनों बार टारगेट किया। मकसद था बिजली वितरण की चेन को ध्वस्त करके भारत में संपूर्ण ब्लैकआउट करना। अमेरिकी कंपनी का यह भी दावा है कि पाकिस्तानी हैकर भारत के सरकारी दफ्तरों पर भी निशाना साध रहे थे। मकसद न सिर्फ सरकारी डेटा हासिल करना था, बल्कि सिस्टम के सारे डेटा को डिलीट करना था। अचानक अगर किसी बड़े सरकारी डेटाबेस को डिलीट कर दिया जाए तो कितनी अफरा तफरी हो सकती है, इसका अंदाजा लगाइए। So the campaign, we believe, originated in Pakistan. There were a number of indicators around how the campaign was carried out that led us to believe that the individuals were located in that country. पाकिस्तानी हैकर इस बार बिल्कुल नया हथकंडा अपना रहे हैं। साइबर अटैक के लिए हैकरों ने एक नए प्रकार का रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है। भारत के संवेदनशील ठिकानों के सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करने के लिए हैकर लोगों को कोविड टीकाकरण और कोविन ऐप के निर्देशों से संबंधित PDF फाइल भेजते हैं और यूजर जैसे ही फाइल को खोलता है, कंप्यूटर में हैकर की एंट्री चुपचाप हो जाती है और वो चाहे तो जासूसी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। साइबर हमले में इस्तेमाल हुए IP एड्रेस पाकिस्तान की मोबाइल और इंटरनेट कंपनी CM पाक लिमिटेड से जुड़े पाए गए। खास बात यह कि ये कंपनी चीन की कंपनी चाइना मोबाइल कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन का एक हिस्सा है। अमेरिका के ब्लैक लोटस लैब्स के एक्सपर्ट्स ने जो सबूत देखे, उसके मुताबिक इन पाकिस्तानी साइबर हमलों का निशाना भारत के अलावा एक और मुल्क भी था। यानी ना बम का धमाका, ना ही खून खराबा। साजिश ये है कि माउस की एक क्लिक से ही कामकाज ठप हो जाए, बिना कोई बड़ा जोखिम लिए भारी से भारी नुकसान हो। पाकिस्तान ने हैकर्स का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया है।
हाल ही में पाकिस्तान ने पड़ोसी अफगानिस्तान के सरकारी संगठनों को भी निशाना बनाया था। IBM के साइबर हमलों की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2020 में एक तरफ कोरोना महामारी से लड़ रहा था तो दूसरी तरफ उसे पूरे एशिया प्रशांत इलाके में जापान के बाद सबसे ज्यादा साइबर हमले झेलने पड़े। ज्यादा दिन नहीं बीते कि चीन के हैकर्स ने भारत में वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक पर साइबर हमले की कोशिश की थी। आज तक की पड़ताल में यह बात साफ हुई थी कि पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में पावर ब्लैकआउट के पीछे भी चीन के हैकरों का हाथ था। महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे ज्यादा साइबर हमले बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों पर हुए। भारत साइबर क्राइम से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले टॉप 5 देशों में शामिल है। आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कानूनी प्रकरण, लीगल ट्रीटी या लॉ मौजूद नहीं है जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टेरर को रेगुलेट करने की दिशा में कारगर कदम उठा सकते। रिमोट एक्सेस ट्रोजन जो है ये बहुत ही डेंजरस किस्म का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर का पूरा एक्सेस किसी एक हैकर को प्रोवाइड कर देता है। उसका मतलब है कि एक हैकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आपके कंप्यूटर में से सारी आपकी जो फाइल है उसको चोरी कर सकता है। इंटरनेट की दुनिया ऐसी है जिसके चप्पे चप्पे पर दुनिया की कोई सरकार हमेशा नजर नहीं रख सकती। भारत के लिए ये एक बड़ा मोर्चा है। भारत को साइबर कमांडोज की आर्मी अलग से तैयार करनी होगी। अंकित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। पठानकोट मंडी हाईवे का एक हिस्सा फ्लैश फ्लड से बह गया तो वहीं गुजरात की कच्छ में सड़क पर समंदर जैसा नजारा दिखाई दिया। उत्तराखंड के विकास नगर में पहाड़ दरकने लगा तो द्वारकाधीश मंदिर में बिजली गिरने की घटना हुई। हालांकि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये तस्वीर जिसने भी देखी वो सहम गया। उधर हिमाचल के सोलन और कालका शिमला हाईवे पर भूस्खलन से जाम लग गया। भारी बारिश के बाद हथिनी कुंड बैराज लबालब भरा है तो वहां से सैलाब दिल्ली और यूपी की तरफ भी आने लगा है। मुंबई में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति दिखाई दी तो राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में बस अंडरपास में फंस गई। यूपी के शामली और बिहार के मुजफ्फरपुर तक पानी ने परेशानी बढ़ा दी। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको सबसे पहले पहाड़ी राज्य हिमाचल की तरफ ले चलते हैं, जहां कांगड़ा में सोमवार को आए फ्लैश फ्लड से बरसाती नालों में उफान आ गया। नालों में आए सैलाब ने हाईवे को काटना शुरू कर दिया और पानी सड़कों तक पहुंच गया। मंडी पठानकोट हाईवे पर फ्लैश फ्लड से मची तबाही पर यह रिपोर्ट देखिए। पानी का प्रहार प्रचंड है। धर्मशाला के पास गजगढ़ में पानी किसी बड़ी नदी की तरह बह रहा है। पानी में उफान ऐसा कि जो सामने आए बह जाए। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये कोई नदी या बरसाती नाला नहीं, बल्कि धर्मशाला के गग्गल एयरपोर्ट के पास से गुजरने वाला मंडी पठानकोट हाईवे की तस्वीर है। फ्लैश फ्लड से गजगढ़ में आई उफान ने हाईवे पर भारी तबाही मचाई है। हाईवे का बड़ा हिस्सा कट चुका है। सड़कों पर पानी है। लोग बेबसी में बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। हम इस वक्त पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं और ये आप देख सकते हैं गज खड सड़क पर उसका पानी बहने लगा है और ये कांगड़ा के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गग्गल के से कुछ ही दूरी पर स्थित है। देख सकते हैं किस तरह से अब इस खड का पानी सड़क को काटकर अब हाईवे को जाम करके बैठा हुआ है। सड़क कटने और फ्लैश फ्लड का मलबा आने से हाईवे पर कल लंबा जाम लगा रहा। जाम में फंसे ट्रक ड्राइवरों के मुताबिक न उनके लिए किसी ने खाने पीने का इंतजाम किया, न ही कोई ये बताने को तैयार कि इस संकट से कब निजात मिलेगी। भाई जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो है आज तक वाले इधर आए और हम कल जो है 10 बजे के फंसे हुए हैं इधर और ना हमारे को खाना मिल रहा है, ना हमारा बुरा हाल है और ना ही हमारे पास पैसे हैं। कुदरती आफत से हिमाचल प्रदेश में तबाही सिर्फ कांगड़ा जिले में नहीं आई। हिमाचल से गुजरने वाले लंबे हाईवे में कई जगह पहाड़ों से आफत बरसी है। ये कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की मंगलवार की तस्वीर है। सड़कों पर लंबा जाम आप देख सकते हैं। दूर दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां।
दरअसल लगातार कई घंटे की मूसलधार बारिश से सोलन में पहाड़ दरकने से हाईवे पर मलबा आ गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। कल दिन भर हाईवे से मलबा हटाने का काम चलता रहा। सर बोल रहे ऊपर से स्लाइडिंग आई हुई है, इस वजह से। तो आपको तो बहुत परेशानी हुई होगी। क्या करें सर, तो सवारियां परेशान है, सुबह से बैठे 8 बजे से। पहाड़ कैसे दरकते हैं उसकी तस्वीर देखनी हो तो उत्तराखंड के विकास नगर की ये तस्वीर देखिए। जिस तरह झरने से पानी गिरता है उसी तरह पहाड़ से मलबा गिर रहा है। मॉनसून का मौसम शुरू होते ही ऐसी तस्वीरें अब आम हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इस आपदा के सबसे बड़े शिकार हैं। सोलन से राजेश शर्मा और विकास नगर से टीना साहू के साथ मंजीत सहगल, पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे आज तक। कांगड़ा में बादल फटने से आए फ्लैश फ्लड को करीब 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बर्बादी और तबाही की कहानियां अभी भी सामने आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 6 शव निकाले जा चुके हैं। मेरी बहन बोली कोई पता नहीं हमको क्या हुआ। सोमवार की सुबह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कुछ इस तरह आया था फ्लैश फ्लड। तबाही का पानी तो चंद घंटों में निकल गया, लेकिन पानी के उतरने के बाद छूट गया बर्बादी का मंजर। मेरी बहन बोली कोई पता नहीं हमको क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। ये तस्वीर है कांगड़ा जिले के बोह गांव में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। तस्वीरें देखिए, घर पर गिर गए मलबे को साफ कर छत को गैस कटर से काटा जा रहा है। हथौड़े से छत को तोड़ा जा रहा है। छत का हिस्सा टूटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोग अंदर झांककर ये तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई अंदर फंसा तो नहीं। बर्बादी के इस मंजर को देखिए, चारों तरफ मलबे ही मलबे, घरों तक बड़े बड़े पत्थर पहुंच गए। इस घर को देखिए, घर के बरामदे में बड़े बड़े बोल्डर हैं। घर का दरवाजा चट्टान से बंद है। लोग सूनी आंखों से अपने गांव की बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। जो खूबसूरत आशियाना हुआ करता था, फ्लैश फ्लड ने उसे बदरंग कर दिया। मेरे पीछे धर्मशाला का बोह गांव है जो रोलेहड़ पंचायत के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये घटना सोमवार दोपहर 12 साढ़े 12 बजे की है, जब अचानक इस पहाड़ी से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ गया और यहाँ के 11 घर तबाह उससे हो गया। उसके अलावा यहाँ पर एक वेटनरी यानी पशु चिकित्सालय भी था, वो भी तबाह हो गया। ये एक घर यहाँ पे बचा हुआ है। मलबा भी देख सकते हैं इस घर के भीतर तक पहुँच गया है। इस घर के रहने वाले लोग अब यहाँ पर देख सकते हैं। बर्बादी की कहानी दिलों को झकझोर देने वाली है। हर जुबान से बर्बादी की दास्तान निकल रही है। मेरी बहन बोली कोई पता नहीं हमको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हम तो अभी आए, कोई पता नहीं हमको क्या हुआ हो। कहाँ का घोड़ा भर गया। और यहाँ पर जो घटना घटी है, यहाँ से मुझे फोन मिला कि यहाँ पर जो आपके कजन सिस्टर हैं और एक मेरे रियल सिस्टर हैं, उनका पूरा मकान जो आगे ध्वस्त हो चुका है और ऊपर वाला जो है वो पूरा ही निकल चुका है। मेरे जो कजन सिस्टर है उनका परिवार जो है वो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। 3 बच्चे थे और मेरी सिस्टर और जीजा जी, ये उनका ना घर का पता है और ना पूरी फैमिली का पता। जैसे ये पूरे पत्थर यहाँ से लेंटर से यहाँ से आने लगे तो हमने पूरे बच्चे बुच्चे उठा के नीचे की तरफ भागे। तो नीचे की तरफ भागने से भी सर नीचे ये जो मलबा था ये गिर रहा था नीचे की तरफ। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सब नीचे, फिर पहाड़ी थी, आगे नाला था, उसको बड़ी मुश्किल से क्रॉस करके तब जाके बचे हम। वो आगे जाके सर दूसरे के घर में ठहरे। पहाड़ों से अब आपको आइए लेकर चलते हैं गुजरात, क्योंकि कुदरत का कहर कल गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर भी दिखाई दिया। मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी, लेकिन ये करिश्मा ही कहिए कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सवाल लोगों के जहन में था कि अगर ऐसी घटना भविष्य में फिर होती है तो उसके लिए किस तरह की प्लानिंग है कि लोग सुरक्षित रहें।
भक्तों की आंखों के सामने मंगलवार को जो हुआ उसी चमत्कार को अब नमस्कार कर रहे हैं। भीषण बारिश के दौरान द्वारका मंदिर के परिसर में बिजली गिरी। उस वक्त जब भक्त मौजूद थे, पूजा पाठ चल रहा था। भक्तों ने क्या देखा, सबसे पहले उनकी जुबानी पूरी कहानी सुनिए। दोपहर को ऐसा जमकर बारिश हुआ और बारिश की वजह से बिजली का माहौल हो गया था और बिजली गिरी और जो ध्वजाजी थे उनके ऊपर गिरी और ध्वजाजी थोड़ा डैमेज हो गया। और उसके बाद प्रशासन का ऐसा रूल्स है कि भाई ऐसा जब भी इंसिडेंस होता है तभी उसके बाद में जो ध्वजा चढ़ती है वो आधी काठी में चढ़ती है। मंदिर के ऊपर गिरी बट मंदिर पे कुछ नहीं हुआ, बट ध्वजाजी थोड़ा फट गए और मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हम लोग बहुत डर गए थे, बट यहाँ पे कुछ मतलब पब्लिक को और मंदिर को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ध्वजा को थोड़ा नुकसान हुआ है और कुछ नहीं। चश्मदीदों के मुताबिक द्वारकाधीश ही भक्तों के रक्षक बनकर खड़े हो गए। सोचिए, बिजली भक्तों पर गिरी होती तो क्या होता। बिजली गिरी लेकिन किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। यहाँ तक कि मंदिर को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ मंदिर के शिखर पर लहरा रही ध्वज फट गई। इतना भयानक था, बारिश इतनी भयंकर थी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी सारी बारिश होगी और हमारा प्रोग्राम सक्सेस होगा। दोपहर को 11-12 बजे से बारिश शुरू हुई, 3:30 बजे तक हम पूजा जब तक ध्वजा की स्टार्ट की तब तक काफ़ी बारिश गिर रही थी और हम संचय में थे कि ध्वजा कैसे चढ़ाएंगे। और लेकिन द्वारकाधीश की कृपा से यहाँ 3 बजे बिजली गिरी वो ध्वजा के ऊपर, मंदिर के ऊपर। उसके बाद 5 बजे की हमारी ध्वजा थी तो द्वारकाधीश ने पूरा बिजली को अपने मंदिर में समा लिया और एक चमत्कार हुआ। और 3:30 बजे के बाद बारिश भी बंद हो गई और हमारी 5 बजे जो ध्वजा थी वो हमने गाते बाजाते हुए आराम से चढ़ाई ध्वजा और द्वारकाधीश ने हमारी ध्वजा स्वीकार कर ली। द्वारकाधीश मंदिर पर बिजली गिरने की घटना को लेकर मंदिर प्रशासन से गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन पूरी डिटेल ली। द्वारकाधीश नाम का मतलब है द्वारका के राजा यानी भगवान श्री कृष्ण। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब प्रभु द्वारका में विराजमान हैं, तो काल भी भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार और यूपी में भी बारिश ने इंतजामों की पोल खोल दी है। बदइंतजामी की वजह से मुजफ्फरपुर में शहर के भीतर नाव चलाने तक की नौबत आ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की झांसी और हरियाणा के यमुनानगर में भी सिस्टम फेल नजर आया। स्कूलों में नौका विहार पर आपने ढेरों लेख लिखे होंगे, लेकिन ये नौका विहार आनंद का नहीं बल्कि मजबूरी का है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर का शेखपुर ढाब इलाका है। 2000 से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। घर से निकलकर बाजार या काम पर जाने के लिए यहाँ लोग बाइक, स्कूटी या कार का नहीं बल्कि नावों का इस्तेमाल करते हैं। हाल ये है कि लोग निजी वाहनों की तरह निजी नाव रखने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत तकलीफ है, यहाँ पे रोड का कोई व्यवस्था हो नहीं रहा है। पिछले बार कहा भी गया था, बेबी देवी जो थी तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि यहाँ रोड बनेगा, रोड का निर्माण होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, देख ही रहे हैं हाल। इसमें 84 फ्लैट है और करीब 500 परिवार एक साथ रह रहे हैं, लेकिन सरकारी कोई सुविधा नहीं। ये भी नाव पर जो जा रहे हैं ये हम लोग का अपना सेपरेट नाव। मोहल्ले के लोगों के मुताबिक पिछले 8 दिनों से यहाँ यही स्थिति है। मोहल्ले में पानी का हाल देखिए, सड़कों पर कमर भर पानी है। यहाँ का ये हाल हुआ है मूसलाधार बारिश से। जल निकासी का सही इंतजाम नहीं है, लिहाजा जब भी बारिश होती है इसी तरह पानी जम जाता है। बिहार हो या यूपी या फिर देश का कोई हिस्सा, मूसलाधार बारिश हर सूबे में इंतजामों की पोल खोल देती है। यूपी में झांसी के बंगरा ब्लॉक बिल्डिंग का हाल देख लीजिए। ऐसा लगता है कि किसी तालाब के बीचों बीच इस बिल्डिंग को बनाया गया हो, चारों तरफ पानी ही पानी। हरियाणा के यमुनानगर में भी मानसून की पहली बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। पोंटा साहिब नेशनल हाईवे नदी में तब्दील हो गया तो बांबेपुर गांव के घरों में पानी घुस गया। तस्वीरें देखिए, घरों में किस तरह पानी से
बर्बादी हुई है। तो ड्रेन टूट के जी पानी घुस गया सारे में, और सारा अनाज, सारा कपड़े टुकड़े सब खराब हो गए जी। खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा, सब सामान खराब हो गया जी। एकदम अचानक पानी आया, कुछ काट नहीं पकड़े तो सारा पानी सारा खराब हो गया जी सामान। मूसलाधार बारिश से यमुनानगर में स्थित हथनी कुंड बराज में पानी बढ़ने लगा है। अब तक करीब 60,000 क्यूसेक तक पानी आ चुका है। हथनी कुंज बराज में पानी बढ़ने से अक्सर दिल्ली में बाढ़ का पानी आता है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, झांसी से अमित श्रीवास्तव और यमुनानगर से आशीष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पिछले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बादल फटने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कई घर सैलाब में बह गए। बारिश की वजह से जगह जगह से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह है पहाड़ तोड़ तबाही। पहाड़ों का सीना चीरकर निकलता सैलाब, पहाड़ों पर जल प्रलय का मंजर। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों ने ऐसी तबाही शायद ही कभी देखी होगी। सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया जिसमें घर बार बह गए। बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़कर पानी में समा गए। पहाड़ों में सैलाब की ऐसी धार जिसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सैलाब के साथ बह गया। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में बादल फटने के बाद हुई तबाही का मंजर ऐसा है जिसकी तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। धर्मशाला के मांझी खड्ड में 3 मंजिला 2 मकान देखते ही देखते सैलाब के आगोश में समा गए। सैलाब की तेज धार पूरा मलबा अपने साथ बहा ले गई। मकान के एक कोने को एक मजबूत पेड़ ने संभाल रखा था। ये पेड़ सैलाब की लहरों में समाया तो सब कुछ तबाह हो गया। कांगड़ा जिले में कल बादल तोड़ तबाही का मंजर बेहद खौफनाक था। बादल फटने से जो सैलाब आया उसमें मैक्लोडगंज के पास भक्चुनाग में तमाम कारें माचिस की डिबिया की तरह बहने लगी। धर्मशाला से सैलाब तो गुजर गया, लेकिन यहाँ तबाही के मंजर अब भी देखे जा सकते हैं। मेरे पीछे धर्मशाला का बोह गांव है जो रोलेहड़ पंचायत के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये घटना सोमवार दोपहर 12 साढ़े 12 बजे की है। एक महिला की जो शव था वो बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा अभी भी 8 से 9 लोग इस मलबे में फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। 5 लोग यहाँ जो है उनका रेस्क्यू किया गया है। जो सूचना और ज्यादा और जो मिली है अभी तक तो लगभग 9 लोगों के मिसिंग होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी कोशिश यही है कि जो मिसिंग है उनको हम किसी तरह से भी निकाल सके। चंबा में मूसलाधार बारिश से पठान भरमौर एनएच पर केरू के पास पहाड़ दरक गया। पहाड़ी मलबे से भरा पानी जब हाईवे पर बहने लगा तो लोगों की चीखें निकल गईं। हमारा जो बुलडोजर है वो यहीं पे तैनात रहता है हमेशा। तो जैसे ही स्लश आता है वैसे इसको ओपन किया जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को थ्रू किया जाता है। तो जो स्लश है वो कंटिन्यूसली आ ही रहा है। तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको खोलते जाएं जैसे जैसे स्लश आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सैलाब के साथ बह रहे मलबे के बीच एक कार फंस गई, जिसे जेसीबी मशीन से घंटों की मशक्कत के बाद हटाया गया। हिमाचल प्रदेश में बादल तोड़ तबाही के साथ बड़े पैमाने पर भूस्खलन के मामले सामने आए हैं। 25 सड़कों पर भूस्खलन की वजह से आवाजाही बंद है। धर्मशाला में मृत्युंजय के साथ अशोक रैना, कांगड़ा, आज तक।